दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं बोरोइंग्स को लेके। जी हाँ, बोरोइंग्स जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे नहीं कि कंपनी अगर कोई लोन्स एंड एडवांसेस ले रही है किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उस केस के अंदर सर यहाँ पे क्या होने वाला है, उस केस के अंदर क्या चीजें होने वाली है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, ओके। चलो सर, बोरोइंग्स की अगर मैं बात करूं तो देखो यार, आपको एक बात बता दूं मैं कि जितने भी ये बैलेंस शीट से रिलेटेड असर्शंस है ये कॉमन होते हैं, जो आप लोग चैप्टर नंबर 4 ऑडिट एविडेंस के अंदर ऑलरेडी पढ़ लेते हो। तो वो सारे असर्शंस को अपने को क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, ओके। अब ध्यान दीजिए, तो सर कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स लगाऊंगा मैं और मैं असर्शंस को चेक कर सकता हूं। तो सबसे पहला मैं रिव्यू करूंगा बोर्ड मीटिंग, मतलब बोर्ड मीटिंग हुई होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दिया होगा कि अपने को लोन लेना है, तो मैं उसको चेक करूंगा कि क्या वो प्रॉपरली अथोराइज्ड है क्या। दूसरा, सर लोन अमाउंट को, जितना भी लोन अमाउंट है क्या उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड किया है क्या, कंप्लीटनेस मेंटेन हुआ है क्या, और वो लिमिट जो है अथराइज उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। सर मैं ऐसे 505 का एक्सटर्नल कंफर्मेशन कर सकता हूं और बैंक थर्ड पार्टी से पूछ सकता हूं कितना लोन दिया गया है। सर हायर परचेज और लीजेस के केस में जो एग्रीमेंट्स बनते हैं उससे कंफर्म कर सकता हूं। डिबेंचर के केस में डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनती है, जिसके बेसिस पर, जिसके बुनियाद पर टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जिसको मैं चेक करता हूं। इसके अलावा अगर सर कोई डेट रिटायर्ड होता है, मान लो अगर कोई भी डेट यहाँ पे मैं पे कर दे, तो जो असेट के ऊपर चार्ज क्रिएट किया था वो होना चाहिए क्या, वो रिमूव होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करूंगा मैनेजमेंट के द्वारा कि जितने भी डेट नजर आ रहे वो एक्चुअली में वैलिड क्लेम रिप्रेजेंट करते हो बाहर वाले पार्टीज का। इसके अलावा सर अब मैं कंप्लीटनेस को कैसे इंश्योर करूंगा, मैं शेड्यूल बुलाऊंगा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का, और उसमें चेक करूंगा कि कौन से ईयर एंड के ऊपर मैच्योर हो रहे, क्योंकि जो ईयर एंड के ऊपर मैच्योर होने वाले वो मुझे डिस्क्लोज करना होगा, बिकॉज वो मेरी करंट लाइबिलिटी बनने वाली है। सर अगर मैंने कोई एडिशनल डेट लिया है तो मिनट्स ऑफ मीटिंग से कंफर्म करूंगा कि वाकई सारे लोगों ने यहाँ पे क्या करना चाहिए, सारे लोगों ने सर एग्री करना चाहिए लोन को लेके। सर मैं ट्रेस करूंगा क्लोजिंग बैलेंस को एज पर जनरल लेजर। इसके अलावा मैं ये भी देखूंगा कि बैलेंस शीट का पीरियड यानी 31 मार्च के बाद और ऑडिट रिपोर्ट इशू होने से पहले जो बीच का पीरियड है, जो सब्सीक्वेंट इवेंट्स के अंदर आता है, उसके अंदर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है क्या, और ऐसा ट्रांजैक्शन जो बैलेंस शीट डेट को लेके हुआ होगा, मतलब कहीं वो कोई एडजस्टिंग इवेंट तो नहीं बन रहा है जिसको मुझे 31 मार्च पर क्या करना पड़े, एडजस्ट करना पड़े। सर और मैं क्या क्या करूंगा, और मैं डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर्स कैसे करता हूं, देखिए। तो सबसे पहली बात, मुझे इंडिपेंडेंट बैलेंसेस के कंफर्मेशन चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्या रेलेवेंट इंफॉर्मेशन बुलाना चाहूंगा उसको आइडेंटिफाई करूंगा, और मैं फिर रोल आउट कर दूंगा बाहर कंफर्मेशन। फिर दूसरा, अगर सामने वाला मुझे जवाब नहीं देता है, यहां पे भी आपको जवाब नहीं मिलता है, तो आप फिर रिमाइंडर दोगे, जेंटल रिमाइंडर दोगे रिप्लाई देने के लिए। फिर जो रिप्लाई आया उसमें आप कंफर्म और कंपेयर करोगे बैलेंसेस को, और अगर कोई डिफरेंस मिल रहा है तो आप उसको डिटेल में चेक करोगे। इसके अलावा सर जो भी आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज हो वो आप कंसिस्टेंटली अप्लाई करो, जैसे अक्रूवल पॉलिसीज हो गई। सर लोन बैलेंस और लोन पेबल शेड्यूल से मैच होना चाहिए। इंटरेस्ट को जरा रिकम्प्यूट करके देखो कि बराबर से वो चार्ज कर रहा है क्या। अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम एंड डिस्काउंट एकदम प्रॉपर होना चाहिए। सर अगर कोई फॉरेन करेंसी लोन दिया है तो AS11 में आपने पढ़ा है क्लोजिंग बैलेंस, जो क्लोजिंग बैलेंस होता है 31 मार्च का, वो रेट से आपको उसको डिटरमाइन करना पड़ता है। इसके अलावा लोन या डेट के जो एग्रीमेंट्स है आप उसको भी क्या करोगे बेटा, चेक करोगे। एक बात ध्यान रखना, जो भी कंडीशंस लोन के अंदर अटैच होंगी क्या कंपनी उसको फॉलो कर रही है क्या, और अगर फॉलो नहीं हो रही है तो कहीं लोन रीपेबल तो नहीं हो रहा, और अगर रीपेबल हो रहा है तो आप उसको करंट में क्या करते हो बेटा, क्लासिफाई करते हो। सर आपको प्रॉपर ड्यू डेट्स को देखते हुए चलना है लोन के, ताकि आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्लासिफिकेशन करो। ऐसा लोन जो अगले 12 महीने के अंदर पेबल होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, और 12 महीने के आगे लॉन्ग टर्म होता है। यही बात यहाँ पे लिखी गई है। डेट एग्रीमेंट्स को मैं चेक करूंगा कोई रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस है क्या। सर अगर चार्ज वगैरह क्रिएट हुआ है तो बराबर से कंपनी ने उस चार्ज को रजिस्टर करवाया है क्या, और अगर मान लो मैंने कोई सिक्योरिटी इशू किया था लोन लेने के लिए, तो जितना पोर्शन सिक्योरिटी से कवर्ड है उतना सिक्योर्ड होता है, और बचा हुआ पोर्शन अनसिक्योर्ड होता है। इसके अलावा सर हायर परचेस एग्रीमेंट देखता हूं, रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन देखता हूं। फिर एक इंपॉर्टेंट, कि अगर मैंने बिल को कोई डिस्काउंट वगैरह करवाए और बिल को ड्यू डेट के ऊपर मान लो मैच्योरिटी फेल हो जाती है, मतलब सामने वाला व्यक्ति इसको ऑनर नहीं करता,
तो इस सिचुएशन के अंदर मैं क्या करूंगा सर, इस सिचुएशन को आपने क्या, आपकी लाइबिलिटी बनेगी, तो क्या आप उसको बराबर से अकाउंट फॉर कर रहे हो क्या बुक्स में, ये आपको चेक करना है। फिर सर एओए और एमओए से चेक करो कि कंपनी के पास क्या बोरोइंग की पावर है क्या, ये आपने चेक करना है। इसके अलावा सर आप ये भी चेक करोगे कि आरबीआई के कुछ डायरेक्टिव्स अगर डिपॉजिट्स को लेके इशू हुए तो वो डायरेक्टिव्स को हमने फॉलो किया है क्या। फिर आखिरी में सर आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए, और सेम चीज आती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए। जरा चेक कर लो कि किस तरीके से डिस्क्लोजर शेड्यूल 3 यहाँ पे कहता है आपसे, मतलब ये आपका FRF बनता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, है ना, समझना। फाइनेंशियल्स को इस ढांचे में आपको प्रेजेंट करके देना पड़ता है। पूरे ऑडिट में आप एफआरएफ के बारे में बात करते हो तो देखो एफआरएफ ये बातें करता है कि इस तरीके से आपको क्या करना है बेटा, प्रेजेंट करना है। समझे आप बात को? ओके। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं सर, अगर मैंने कोई लोन लिया हो करंट एसेट्स के ऊपर तो मैंने क्वार्टरली स्टेटमेंट्स भेजना चाहिए और रिकम्प्यूट, और कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज तो नहीं हो उसको देखना चाहिए। सर किसी बैंक ने मुझे बिल्कुल डिफॉल्टर घोषित किया है तो कौन से डेट पर किया है और डिटेल्स और डिफॉल्ट क्या हुए। और सेम चीज जो आप शेयर कैपिटल के अंदर पढ़ते हो बेटा, वो सेम चीज यहां पे आ रही है कि वो जो याद नहीं है वो कौन सा, कि इंटरमीडिएटरी को पैसा दिया इस टर्म्स के साथ कि वो किसी और को लोन दे या गारंटी दे थर्ड पार्टी से रिलेटेड, वो सेम चीजें आप यहाँ पे पढ़ते हो। मतलब डेट अमाउंट, डेट अमाउंट, डेट अमाउंट और एफएमा, है ना, ये सेम ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे आपने पढ़े हैं। ठीक है, ओके एवरीवन। तो यहाँ पे होता है अपना क्या, यहाँ पे होता है अपना बोरोइंग्स को लेके रिवीजन समाप्त। अब आपको इसमें से कोई भी 5 से 7 पॉइंट ध्यान में रखना है जो आपको ठीक लगे। वैसे मैंने जिन जिन पॉइंट्स को स्टार मार्क करके रखा था वो पॉइंट इजी है और वो आपके लॉ में भी आते हैं, तो आपको इजीली ध्यान में रह जाएंगे। जो लॉ और अकाउंट्स के कॉमन पॉइंट्स है उसको मैंने मार्क कर दिया, तो फिर आप उसको इजीली रिमेंबर रख सकते हो। ठीक है, होप्स तो आप सभी लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से टॉपिक समझ में आ गया हो, बढ़िया से क्विक आपका रिवीजन हो गया हो। वैसे इसके डिटेल लेक्चर्स मैंने यूट्यूब के ऊपर पोस्ट किया हो, इसी चैनल के ऊपर आप चेक कर सकते हैं, चैप्टर 9 और चैप्टर 5 दोनों के। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। जाने से पहले एक और बात कि हमारे जो रेगुलर बैचेस होते हैं बेटा, ये ऑनलाइन मोड पर igsir.in के ऊपर होते हैं, और अगर आप फेस टू फेस करना चाहते हैं तो नागपुर में ये क्लासेस होती है डीजीएस कैप्स के अंतर्गत। आप अगेन इस नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल्स पता कर सकते हैं। राइट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।